भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या अमरजीत कौर आपल्यासोबत आहेत. अमरजीत कौर म्हटल्यानंतर एक अनुभवाचा खजिना, गेली 50 वर्ष सक्रिय राजकारणात आहेत त्या आणि भारतीय राजकारणाला अतिशय जवळून ते बघतायत. त्यांना हिंदीमध्ये मी प्रश्न विचारणार आहे आणि ते आपल्याला हिंदीमध्ये उत्तरे देतील. मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया. सीधा सवाल, कैसा देखते हैं आपकी जवानी का भारत और अभी 2025 का भारत? मैं देखती हूँ कि जो भारत एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहा था, अब एक दूसरे के साथ नफरत फैलाने की राजनीति बढ़ गई है. जो भविष्य के प्रति उम्मीद रख करके मेरे समय की युवा पीढ़ी कुछ ना कुछ पाएंगे, नौकरी पाएंगे, रोजगार पाएंगे, कुछ धंधा शुरू करेंगे, वो सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं. अनिश्चितता का दौर है. आज के यूथ के सामने अनसर्टेनिटी जो है बहुत भयंकर हो गई है. और अनएम्प्लॉयड यूथ की सुसाइड्स नाम को कभी हम सुनते नहीं थे, अब अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसकी सुसाइड्स हो रही हैं. तो इसलिए आज का भारत, गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, मुफलिसी भी बढ़ रही है, उदासीनता आ रही है, घबराहट में है आदमी, डिप्रेशन लोगों को बढ़ गया है, मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं. बहुत ही अनिश्चितताओं का भारत बनता जा रहा है. 2014 से लेकर 2024-25 तक बीजेपी बार बार सत्ता में आ रही है. इंडिया अलायंस मजबूती से उनका विरोध नहीं कर पा रहा है, ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पा रहा है. ये फेल्योर है कि इंडिया अलायंस का, आप कैसा देखते हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो अभी हाल ही में हुआ है. ये 2014 में उनके सत्ता में आने के बाद भी 2019 में भी ऐसा कुछ नहीं पार्टियों को लगा कि एक साथ होना चाहिए, कि ये आरएसएस के दम के ऊपर चलने वाली बीजेपी इस देश को फांसीवाद की तरफ धकेल सकती है, ये समझ नहीं आया उन लोगों को. और 2019 में दोबारा जीतने के बाद भी कितने बरस गुजर गए, तो उसके बाद कहीं जाके 2014 के चुनाव से कुछ महीनों पहले ये इंडिया अलायंस सामने आया. तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है अभी. इसकी आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन ये जिस ढंग से एक साथ एकजुट होकर के काम करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए, वो नहीं है. इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ चलने वाला अलायंस है उसको वो परफेक्ट अलायंस बना पाते हैं, और जो इंडिया अलायंस है वो बहुत सारी चीजों में बिखरा रहता है और बहुत सारी जगहों पे उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहती है, जिसके चलते हुए हार भी मिल रही है. तो इंडिया अलायंस की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि संविधान पे बहुत बड़ा हमला है. अगर संविधान और जनवाद को बचाना है तो विपक्ष को एक साथ आना ही पड़ेगा. तो ये आवश्यकता है, लेकिन अभी ये इवोल्यूशन की स्टेज में है. इसको अभी बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखना है और आने वाले दिनों में उसको मजबूत करते हुए बीजेपी के साथ टक्कर लेनी होगी. 2024 के इलेक्शन ने दिखाया कि बीजेपी कमजोर हो चुकी है. उसको जिनको उन्होंने निकाल के बाहर फेंका था, एक को तो जेल में भेज दिया था, दूसरे को जेल में भेजने की तैयारी कर रहे थे, उन दोनों को, नीतीश बाबू को और चंद्र बाबू को ही अपने साथ लाए. तो ये बीजेपी को दिख रहा था कि वो कमजोर हो गए हैं, तो इनको साथ लिया और फिर पैसा बांटना, संस्थाओं को इस्तेमाल करना, वो सब कुछ उन्होंने किया. यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को के सेटअप को, ढांचे को बदल करके अपने हक में करने की कोशिश की. इसलिए मैं समझती हूँ कि इनको हटाना मुश्किल नहीं होगा. इंडिया अलायंस को बहुत मजबूती से आगे बढ़ना होगा. बात निकली है इलेक्शन कमीशन की. बार बार इंडिया अलायंस चुनाव आयोग पर हमला कर रहा है, उनकी गलतियां बता रहा है कि चुनाव में धांधलियां हो रही है, वोटिंग लिस्ट में बोगस नाम आ रहे हैं. जनता को ये मुद्दा अपील नहीं हो रहा है. बार बार आप देख रहे हैं, अभी बिहार हाथ से चला गया इंडिया अलायंस के. कैसा देखते हैं आप कि एक फेल्यूर है? मैं ये देखती हूँ, जो मैंने पहले भी कहा, कि अलायंस को जिस तरीके से मुस्तैदी से एक साथ आना चाहिए वो कमजोरियां हैं. बिहार इलेक्शन में भी देखा गया कि एनडीए का अलायंस एंड परफेक्ट था, सीट टू सीट, लेकिन इंडिया का अलायंस परफेक्ट नहीं था. फ्रेंडली इलेक्शंस भी चल रही थी, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी थी. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता नहीं दिखा रहा है. इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी निष्पक्ष काम नहीं कर रहा. और ईवीएम मशीन का खेला भी बहुत होता है. लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही मैनिपुलेटेड होगी
तो ईवीएम मशीन हटाओ नहीं हटाओ तो वो मुद्दा रह जाएगा। इसलिए वोटर लिस्ट का क्लीन होना और फिर ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं है तो बैलेट पे लौटना। और मैं आपको बोलती हूँ, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये लिखा है कि हिंदुस्तान में वोट बैलेट पे होना चाहिए, ये लिखा है उसमें। उसमें ईवीएम नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि ईवीएम में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आप ईवीएम यूज कर सकते हो, वो भी बहुत कमती सीटों के ऊपर। तो फिर ये गवर्नमेंट बैलेट पे क्यों नहीं आ रही? तो बैलेट पे आने के साथ साथ वोटर लिस्ट का ठीक होना निहायत जरूरी है। हो सकता है गवर्नमेंट को सूझ गया है कि भविष्य में हो सकता है बैलेट पे आना पड़े, इसलिए वो एसआईआर जैसी एक्सरसाइज करके वोटर लिस्ट को मैनिपुलेटेड रखना चाहते हैं, क्योंकि वोट लिस्ट अगर मैनिपुलेट हो जाएगी तो वो ईवीएम के बिना भी चुनाव होगा तो उसका फायदा उठाएगी बीजेपी। देश में क्राइम रिकॉर्ड बढ़ चुका है, बेरोजगारी, भूखमरी, बाल विवाह, डोमेस्टिक वायलेंस की तादाद बढ़ रही है। कैसा देखते हैं आप, सरकार का ये फेलियर हो रहा है? ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि पूरे सिस्टम को, पूरे संस्थाओं को, पूरे परिस्थितियों को सरकार जिस तरफ धकेल रही है उसके ये नतीजे होते हैं। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन के तो बजट घटा दिए हैं। स्कूलों को तो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। नेबरहुड स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल अगर आप बंद कर रहे हैं तो खत्म हो रहे हैं, तो लड़कियों की पढ़ाई के सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस कहाँ रहेंगे? तो ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और यूथ सड़कों पे घूम रहा है, इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के अंदर से करप्शन को जो शय दी जाती है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि जिसको तुम आज कह रहे हो कि इनको हम जेल में सड़ाएंगे और अगले ही दिन वो आपके साथ आ जाता है, तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। तो जो करप्शन को जगह दी गई है, फिर बहुत से क्रिमिनल्स को जगह दी गई है। हमारी महिला पहलवान गोल्ड मेडल्स लेकर के आई, और जिस सज्जन ने, बीजेपी के सज्जन ने उन पे उत्पीड़न किया, आप उसको लगातार बचाते रहे। प्रधानमंत्री अंदर बृजभूषण शरण उनके साथ थे जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, और हमारी इन गोल्ड मेडलिस्ट बच्चियों को सड़कों के ऊपर धकेला जा रहा था। मणिपुर के अंदर इतने हादसे हुए, नंगा घुमाया गया हमारी बच्चियों को, यहाँ तक कि एक जो कारगिल हीरो थे, छुट्टी पे आए हुए थे, उनकी पत्नी को उनकी आंखों के सामने से छीन के लेकर के निर्वस्त्र किया गया। तो सरकार चुप रही और प्रधानमंत्री 2 साल तक वहां जाना भी जरूरी नहीं समझे थे। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी हिसाब से अगर आप अपराधियों को शरण देंगे तो अपराध बढ़ेगा। तो नथिंग न्यू कि अपराध क्यों बढ़ रहा है? तो अनसर्टेनिटी भी, अनिश्चितता का भी दौर है, और अपराधियों को शरण देती है सरकार अपनी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो उन सब चीजों की वजह से हालात देश के बहुत खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आपल्यासोबत होत्या अमरजीत कौर. देशाच्या सगळ्या काही गोष्टी त्यांनी राजकारण अतिशय महत्वाच्या आणि मार्मिक शब्दामध्ये सांगितलंय. मी अनवर आलम नूर जाफर, MCN न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर.